All right. Hello students, hope you're all doing great. So good morning, good afternoon, good evening, good night. जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी। तो आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अंतिम चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है, जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। इसमें 2 लेक्चर्स ही जाएंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये चैप्टर काफी छोटा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करते हैं, जब एक एंटिटी होती है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो धीरे धीरे लॉसेस कमाने लगती है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि अगर इस एंटिटी के, इस यूनिट के खर्चों को कम नहीं किया गया तो शायद आगे आने वाले समय में ये बंद हो जाए। तब ऐसे केस में हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज करनी होती है, और यही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के बेसिस पे इस चैप्टर को बनाया गया है। तो या विद दैट बीइंग सेड, एक छोटा सा बैकग्राउंड हमें मिल गया है, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑलराइटी, सबसे पहली चीज कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपके नोट्स हैं और यहाँ पे मेरा हाइलाइटर हाइलाइटर क्या लिखा है। It is the process by which affairs of the company are reorganized by revaluation of assets। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझनी है जो लिखी हुई है, कि पहली चीज जो होती है वो क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, यानी एसेट की रीवैल्यूएशन। दूसरी है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पे पुनर्विचार करके ये इंश्योर करना कि हम लाइबिलिटीज को अगर कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंपनी निरंतर लॉसेस कमा रही है, और अब हमें ये जानना है क्या हमारी कंपनी इन लॉसेस के बावजूद कैसे सरवाइव कर सकती है। तो डेफिनेट सी बात है खर्चे कम करने का। जैसे मान लीजिए हम अगर अच्छा कमा रहे हैं, बावजूद उसके हमारी बचत नहीं हो रही, बावजूद उसके हमें लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा अनावश्यक है। ऐसा लग रहा है मैं खुद ही को बोल रही हूँ, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा अनावश्यक हैं, इसलिए पैसे बच नहीं रहे हैं। तो हमें अपने जो एक्सपेंसेस जो कंट्रोलेबल हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कंट्रोल करेंगे, वही चीज लिखी है। एंड बाय राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड, बाय रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और वैरिंग द राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द शेयर्स। स्टूडेंट्स, हालांकि ये चैप्टर है तो बहुत छोटा और अंतिम चैप्टर है, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे रिवीजन के दौरान कि क्या हम इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस मानिए तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इनफैक्ट इट शुड बी अमंग द 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका रिवीजन आप पहले करेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमें कंपनी लॉ के उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कंपनी लॉ में पढ़ाती भी नहीं, मतलब वो है ही नहीं सिलेबस में। बहुत इन डेप्थ स्टडी है कि अगर कोई, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीका से लेते हैं। सीका, व्हाट इज सीका? आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम, अगर एमसीक्यूज में इसका जिक्र किया होगा मैंने आपसे सीका के बारे में। सीका सिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म है सिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक्ट। सो बेसिकली ना ये एक्ट इसके बारे में बात करता है कि यदि कोई इंडस्ट्री सिक हो चुकी है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली लॉसेस को अर्न कर रही है, तो फिर ऐसे केसेस में उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाएगी, तो उसको हमने सीका नाम दिया है। तो सीका इंडस्ट्रीज एक्ट में भी काफी सारी चीजें हैं जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के इस चैप्टर में आपको देखने मिलेंगी, और काफी सारी चीजें जो मैं आपको अंडरलाइन करवाते चलूंगी, जो मैं बोलूंगी स्टूडेंट्स प्लीज उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे उसको। वो सारी ही चीजें हमें एमसीक्यूज, थैंक यू, वो सारी ही चीजें हमें एमसीक्यू से देखने को मिलेगी, राइट। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए एंड या लेट्स स्टार्ट। लिखना है हमें, क्या लिखना है, ये चीज, फिर ये चीज, उसके बाद ये चीज। तो आई थिंक लेट अस राइट। सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पहली चीज जो आपको याद रखनी है, ये तब की जाती है जब प्रॉफिट्स निरंतर कम होते दिख रहे। दोनों ही चीजें हो सकती हैं, प्रॉफिट्स निरंतर कम होते दिख रहे हैं, द प्रॉफिट्स आर बीइंग रिड्यूसिंग। तो पहली चीज इसमें हम लिखेंगे
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स प्लीज आप अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और मेरे साथ लिखेंगे, एग्जाम आपका है मेरा नहीं है, सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। पॉइंट नंबर 1, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन, internal reconstruction is done when companies began to earn, no, began to incur, losses earn नहीं किए जाते हैं, losses incur किए जाते हैं, तो began to incur consistent losses, ओके। दूसरी चीज, हाँ आ गए, द वेरियस स्टेप्स, मतलब अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको जो हाईलाइट करवाया था कि क्या क्या वो स्टेप्स होंगे जिनको हम लेते हैं जब हमारी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के फेज में आती है, मतलब जब कंपनी जो है वो लॉसेस को अर्न करती है, तो फिर हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, बस वही चीज है। द वेरियस स्टेप्स टेकन, द वेरियस स्टेप्स टेकन इन दिस प्रोसेस आर, इन दिस प्रोसेस आर, पहली चीज, फर्स्ट थिंग क्या लिखा है, देखिए, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट दैट हैज बीन रिटन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ध्यान रखें लायबिलिटीज का कभी रीवैल्यूएशन नहीं होता है, रीअसेसमेंट होता है। यहाँ पे हम बार्गेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनसे मोल भाव करके थोड़ी सी अपनी लायबिलिटीज घटा सकते हैं, हम उनसे प्लीड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ कि सर या मैम देखो हमारे लॉसेस, सॉरी हमारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी कम हो रहे हैं, तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा भी हमें डिस्काउंट दे दोगे तो शायद हमारे लिए आसानी हो। तो जो मान जाते हैं उनके लिए फिर क्या होता है, जो मान जा रहे हैं, मान लो अगर किसी की लाइबिलिटी 5 लाख की थी, हम बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाए, बहुत विनती की, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम 25,000 मत देना, मतलब 4,75,000 देना, तो 5 लाख की जो लाइबिलिटी थी वो भी कितने की होगी, 4,75,000, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ओके ओके, और पेज चेंज कर रही हूं मैं, आपके पास तो ऑब्वियसली जगह होगी। एक ये देखिए, वेरिंग द राइट्स अटैच टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये आपको समझने में सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स को यही वाला एक पॉइंट टफ लगता है, वेरिंग द राइट्स, वेरिंग द राइट्स अटैच्ड टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है इसका, इसका जो मतलब है अगर हम सवाल के थ्रू सीखें तो आपके लिए ज्यादा सेंस बनाएगा। फिर भी मान लीजिए अगर हमने किसी शेयर होल्डर को कुछ देने का वादा किया है और हमें पता है अगर ये अपना अधिकार थोड़ा कम ले, ठीक है, तो शायद हमें भी कुछ मिल जाए। जैसे मान लो 3 भाई हैं एक घर में, ठीक है, या 3 बहनें हैं एक घर में, अब तो सरकारें लड़की और लड़का में फर्क नहीं करती हैं, कानून नहीं फर्क करता है, तो फिर हमें भी नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं वो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग होते हैं। तो खैर, एक घर में 3 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, 100% है, तो हम तीनों सिबलिंग्स में किस हिसाब से बांटेंगे कि प्रॉपर्टी सबको मिल जाए, तो हम 33.333333 के रेशियो में बांटेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल्स में अगर आंसर आ रहा है, अगर एक सिबलिंग थोड़ा कम लेगा तो एक सिबलिंग को ज्यादा मिल जाएगा,
तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कंपनी, उससे ये होगा कि हर कोई प्रॉफिट में रहेगा, है ना। ठीक उसी तरह जो राइट्स अलग अलग शेयर होल्डर्स के साथ अटैच किए गए हैं, तो जिनको 100 बोला गया है, अगर वो 25 लें, 100 बोला गया है 75 ले, तो वो 25 किसी और को दे सकते हैं जिसको शायद एक 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 सर्कमस्टांस में कुछ भी नहीं मिल रहा होता, उसको 25 तो मिल रहा है ना। सो इट इज काइंड ऑफ दैट व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ना, तो दिस विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस, इसलिए परेशान मत होना आप। ऑलराइट, अब नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस चैप्टर को इतना समझाने के बाद भी मान लो, वैसे तो मुझे पता है कि वो पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बट लेट्स से आप इतना समझाने के बाद भी इस चैप्टर को नहीं समझ पाए, तो ये 4 पॉइंट्स आपने डेफिनेटली देख के चलनी है कि मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दीज आर द 5 थिंग्स जो आते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में वो इन 5 पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट देगा तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं बनेंगे। क्या लिखा है जरा देखिए। रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकते हैं, शेयर होल्डर के अधिकारों में वेरिएशन कर सकते हैं, अभी जो मैंने 3 सिबलिंग्स वाला एग्जाम्पल लिया। उसके बाद रिडक्शन कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट काफी हद तक एक सब्जेक्टिव या फिर यूं कहूं रिलेटिव मेथड है, क्योंकि ये पूरी तरह से सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स के साथ जाने को रेडी है भी कि नहीं। एंड देन द लास्ट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, हमने अपने शेयर्स को ही सरेंडर कर दिया फॉर द कंपनी सो दैट इट कैन अर्न प्रॉफिट्स, तो दिस इज वन ऑफ देम। ऑलराइट, अभी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में हम देखें, सबसे पहले है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। सबसे पहला है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जो हमारे 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स थे उनको हमने एक में मर्ज कर दिया, सो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक का, शेयर का स्टॉक में कन्वर्जन का मतलब ये है, अगेन यहाँ पे राइट्स को मिनिमाइज किया गया है, राइट्स को कम किया गया है। तो ये 5 चीजें आपको याद करने वाली हैं। कौन कौन सी 5 चीजें देखिए। सबसे पहला है अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए, ये आप रटेंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Alteration of share capital, then the next one is variation of shareholders' rights. The third one, reduction of share capital. The fourth one, compromise या arrangement. और अंतिम है सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो ये 5 पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने एग्जाम में। और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस अब हम लोग करेंगे, because now the syllabus is getting over and now we are heading down to the MCQs and the revision portion, that will also include the one shot revision, मतलब one shot revision भी करवाऊंगी मैं आपको। तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो ये 5 चीजें भी हमने रट ली। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसमें।
अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, यानी शेयर पूंजी में बदलाव का अर्थ क्या है। जो पहली चीज मैंने लिखवाई थी आपको, ये वाली अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, द फर्स्ट वन, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। लिखा है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 61। ऑल राइट, क्या सेक्शन 61 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैम? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताइए भाई। इंपॉर्टेंट नहीं होता माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ लिखती ही क्यों? लिखा है तो मतलब है ना कि इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 61 अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिधर आपने ये लिखा है उधर ही लिखो, अंडर सेक्शन 61 अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का जिक्र हमें सेक्शन नंबर 61 में किया गया है। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का जिक्र हमें 61, 61, 61, 61। ओके, तो according to the section 61 of the Companies Act, a limited company can alter its share capital if so authorized by the articles। मतलब यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा हमारी कंपनी ऑथराइज्ड है, और दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं कि सेक्शन 61 में इज इट विजिबल? इट्स नॉट दैट विजिबल। वी कैन चेंज दिस कलर टू, what color should we go with? Maroon. Yes, maroon. So section 61 में it has been said कि if the company is authorized, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन होना बहुत जरूरी है। So if the company is authorized by the articles of association, then in such case by passing an ordinary resolution, students it's very important कि आप इस चीज को समझिए कि हालांकि लग रहा है कि ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन की चीज है, but section 61 says कि if the company is authorized by the article of association, so being आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथोराइज होने का मतलब ही है कि कंपनी जब उसको लगे कि हम लॉसेस, हमें अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की जरूरत है, तो वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकती है, राइट? सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में, किधर करेंगे हम? जनरल मीटिंग में, एजीएम में। जनरल मीटिंग में क्या कर सकते हैं हम? अपने शेयर्स का, अपने राइट्स शेयर्स का, राइट ऑफ शेयर्स का अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है? 4 चीजें। सबसे पहली चीज, 5 इनफैक्ट। सबसे पहली चीज की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सबसे अहम सबसे पहला तरीका है, वो कहता है वो कलर होता है एक हाइलाइटर का, जो सबसे कॉमन कलर होता है। कौन सा कलर होता है ये कैसा होता है? वो काफी, हाँ ये कलर होता है, लगभग ये होता है, ऐसा कुछ कलर होता है, उसको मैं यूज करूँ। सबसे पहली चीज जो हमने आज सीखी कि शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अल्ट्रेशन करने के बाद मैंने बोली कि स्टूडेंट्स ये चीज सेक्शन 61 में लिखी गई है, और 61 में कहा गया है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये ऑथराइजेशन दी है, मतलब कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस चीज को मेंशन किया है। भाई ट्राई करिएगा फिर से। कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड है, तब तो वो कर सकती है, सेक्शन 61 ने कहा है। और उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। किधर पास करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो वी गो, आई होप इट्स डन। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, ये कितने तरह की अल्ट्रेशन हो सकती है सेक्शन नंबर 61 में? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन कैन बी डन अंडर सेक्शन 61। क्या ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? क्या ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूरे के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं इस पे कि अगर अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैंने टेक्निक बताई कि सेक्शन 61 कह रहा है कि अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कह रहा है, तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक जनरल मीटिंग में पास करा के यू कैन डू दिस। आगे बढ़े हम इसमें, तो यहाँ लिखा है कि अल्ट्रेशन सेक्शन 61 में किस प्रकार से हो सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल।
एक बार मैं चारों पॉइंट्स को रीड कर दूं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। Consolidation and subdivision of shares into larger or smaller denominations, conversion of all or any class of shares into the stock or vice versa, cancellation of shares which have not been taken or agreed to be taken by any person. सबसे पहली चीज, ये हमें पूरे चैप्टर के बैकग्राउंड में एक चीज दिमाग में लेकर चलनी है कि कंपनी नाउ इज अर्निंग लॉसेस, और कंपनी या आइदर इट इज अर्निंग लॉसेस और इट इज अर्निंग प्रॉफिट्स विच आर कॉन्सिस्टेंटली डिक्लाइनिंग। मतलब या तो कंपनी लॉसेस अर्न करनी है या तो कंपनी के प्रॉफिट के रेशियोज निरंतर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे ये लिखी है, द फर्स्ट थिंग, इंक्रीज इन द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जो पहली चीज हम करेंगे भाई, शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे। हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि भाई किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी के अधिकारों को कम करना, किसी लाइबिलिटीज क्रेडिटर के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है हम कोशिश करें कि क्या अभी भी हम इस पोजीशन में हैं कि हम मार्केट में अगर आज भी अपना शेयर बेचें तो क्या लोग शेयर खरीदने को राजी हैं, और अगर राजी हैं तो वहीं से कुछ पैसा आ जाए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, तो आपको याद होगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। इशूड शेयर कैपिटल उससे कम हो सकता है, सब्सक्राइब्ड इशूड से भी कम हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस हमने किया था, रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। पहली चीज हम क्या करते हैं, हम पहला प्रयास करते हैं कि हमारी जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाएं। वी ट्राई टू इंक्रीज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। दूसरी चीज है, मतलब यहाँ पे पहले पॉइंट में हम वापस से मार्केट में जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपनी मार्केट में जाके और पैसे ला सकते हैं क्या। सो इसके आगे हम लिखेंगे और पैसे मार्केट से ला सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये पहला हो गया, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, consolidation and subdivision into shares of larger or smaller denominations। इसका क्या मतलब है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। शेयर का जो डिविडेंड मिलता है, ठीक है, मतलब हमने अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमको जो डिविडेंड मिलता है वो किस पे मिलता है, एक्चुअली वो मिलता है शेयर की फेस वैल्यू पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हैव अ लुक। देखिए अगर मैं कह रही हूं कि 10% रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब अगर इक्विटी शेयर का दाम 100 रुपए है, एक इक्विटी शेयर का दाम 100 रुपए है, तो उस पर रिटर्न 100 का 10% यानी कि 10 रुपए मिल रहा है। तो मेरा टोटल 110 रुपए निकल रहा है और मेरी जो अर्निंग है वो 10 रुपए की हो रही है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि ये 10% किसका है, ये 10% इसका है, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फिनोमेना था ना। देखो अब अगर हम कहें कि शेयर होल्डर्स से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने ये गुजारिश की, भाई देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आधा से ज्यादा गुजारिशों का ही काम है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले के त्याग के कारण ही अब कंपनी सरवाइव कर सकती। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर लोग, तुम्हारा जो शेयर का दाम 100 रुपए था, अब से मान लो कि वो 80 रुपए है। शेयर होल्डर भी भाई, कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट कुछ तो मिले। क्या पता इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद कंपनी सेविंग्स करे और अपने काम को बढ़ाए तो वो कुछ कमा ले जाए। कंपनी जो डूब रही है खत्म तो नहीं हुई है, क्या पता कंपनी उभर जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सी कंपनियां उभर जाती हैं, मतलब वो वापस से उसी प्रॉफिट मोटिव पे आ जाती हैं। तो कंपनी उन लोगों का एहसान याद रखती है जिन्होंने उनको उस मुश्किल वक्त में सहारा दिया। तो अगर कहा गया है कि 100 रुपए जो थे तुम्हारे अब वो 80 हो चले, तो मतलब अब ये 10% का इंटरेस्ट किस पे करना है, 80 पे। यानी जो 10 रुपए हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 80% का 80 रुपीज का 10% यानी कि 8 रुपए बच गया। ठीक है,
तो टोटल यहाँ पे हमें कितना उनको दे रहे हैं, 88 रुपए। क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हैं 110 और 88 के बीच? यहाँ पे कंपनी की कॉस्ट कटिंग हो गई, कैसे हुई? रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन, स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी 2 minutes। ठीक है बाबू, हम बस लाइव रिकॉर्ड शूट में सारे बच्चे ये देख रहे हैं कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। हम अपना शूट, नहीं नहीं सॉरी, क्या कोई बात नहीं, हम एकदम बस शूट खत्म करके तुम्हें कॉल करते हैं, ठीक है ना? ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वेटिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। 22 रुपए, ऑल राइट, सो दिस इज ₹22। तो आप देख रहे हो पर शेयर में हमारी कंपनी ने 22 रुपए का मुनाफा कमाया है, मतलब 22 रुपए की कॉस्ट कटिंग हुई है। तो यही अगर हमारे 1 लाख शेयर होल्डर्स कर दें तो हमारा 22 लाख का मुनाफा, आई मीन कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ, जिधर लिखा है कि हम अपने शेयर होल्डर्स के राइट्स में अल्ट्रेशन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी मच क्लियर। ये जो लिखा था स्मॉलर डिनोमिनेशंस, तो भाई स्मॉलर डिनोमिनेशंस के लिए जो एग्जाम्पल मैंने पिछले पेज पे दिया हुआ है, ये वाला, इधर गया, ये वाला, ये एग्जाम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने कवर कर लिया होगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दी शेयर्स इनटू स्टॉक। भाई देखिए इसका क्या मतलब है कि हम शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 100 शेयर्स होल्ड किया है, मतलब जो एक डिविजिबल नंबर था उसको एक नॉन डिविजिबल यूनिट में कन्वर्ट कर देना। यानी कि एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाती हूँ। देखिए जरूरी है इसके लिए कि मैं आपको पहला एग्जाम्पल 1 लिया था मैंने, अभी इसके लिए एक और एग्जाम्पल। एंड स्टूडेंट्स आप प्लीज ये एग्जाम्पल मेरे साथ लिखते रहेंगे, बिकॉज ये एग्जाम्पल के बिना सवाल समझ नहीं आ रहा है। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था इसमें? डिनोमिनेशंस में कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेशंस। ठीक है, तो ये समझाया था मैंने कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेशंस के बारे में। अभी दूसरा पॉइंट जो मैं लेने जा रही हूँ, conversion of shares into stock. Okay, now see, मान लीजिए कंपनी ने कहा है कि a company has, students please write down with me, एग्जाम आपका है मेरा नहीं। a company has 100 shares of ₹10 each, मतलब 100 शेयर्स हैं 10 रुपए के। इनका हमने कन्वर्शन कर दिया ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं होना चाहिए इधर, इनटू होना चाहिए, into a single stock of ₹1000, मतलब 1000 के सिंगल स्टॉक में इनका कन्वर्जन कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम इससे फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 100 शेयर्स थे, यहाँ पे एक सिंगल, भाई देखो तो 100 शेयर्स पे अधिकार और केवल एक स्टॉक पे अधिकार,
टेक्निकली कंपनी आपको लॉस में नहीं डाल रही है, मगर हाँ कंपनी आपके अधिकारों को कम कर रही है. सो इट्स द कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स व्हिच हैज नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाय द पर्सन. मतलब अभी तक जो शेयर्स नहीं बिके हैं, लिखेंगे इनको, अभी तक जो शेयर्स नहीं बिके हैं उनको नहीं बेचेंगे. तो राइट डाउन दिस वन. तो ये है हमारे अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के पॉइंट्स. ओके, वी आर गुड. उसके बाद वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स. देखिए इसमें आपको बस इतना, ये तो बड़ा बेसिक सा है ना, इसमें तो समझ में आ जा रहा है कि अधिकारों को कम किया जाएगा, पर इसमें भी याद क्या रखना है, सेक्शन नंबर 48. मैंने जैसे सेक्शन 61 का जिक्र किया था अल्ट्रेशन में, ये सेक्शन 48 स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें एग्जाम में, जो सेक्शंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं केवल उन्हीं सेक्शंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो सेक्शन नंबर 48 कंपनी एक्ट का कहता है कि हम उनके अधिकार कैसे कम कर सकते हैं उनसे. भाई एक चीज मैंने अभी पहले भी बोली थी, मैं वापस से बोल रही हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सारा ही जो काम होता है ना, वो पूरा ही विनतियों पे, रिक्वेस्ट पे बेस्ड होता है कि अगर तो हमारे सामने वाली पार्टी मानी तभी ये संभव है. तो सामने वाली पार्टी को किस चीज के लिए मनाना संभव है? सबसे पहला है कि भाई देखो डिविडेंड कम लेना. दूसरा है देखो वोटिंग राइट्स कम कर देना है तुम्हारे. प्लीज बुरा नहीं मानना, तुम्हारी कंपनी है, तुम नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. उसमें उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं. ये बातें लिखी हैं, हम इंटरेस्ट उनको देना कम करेंगे. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई देखिए सेक्शन 61 का जिक्र किया, फिर रिडक्शन की बात की तो 48 का किया, और अब ये जो हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सेक्शन 66 है. अगेन द सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपसे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 कह रहा है कि हम ये जो रिडक्शन करेंगे शेयर कैपिटल, इसको हम लोग ट्राइब्यूनल, सबसे पहली चीज है ट्राइब्यूनल. ओके, ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT, the National Company Law Tribunal, we have studied for so many times and hope it's very clear. Wherever it is written tribunal, tribunal शब्द का प्रयोग जिधर भी किया जाए आपने समझ जाना है कि यहाँ पे NCLT का जिक्र हो रहा है. तो NCLT के द्वारा भी हम इसको, NCLT के द्वारा ही जब हम ये करवाएंगे तभी ये वाजिब है, आई मीन वैलिड है. तो शेयर कैपिटल में रिडक्शन, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें समझने वाला, वही पहला वाला था. अच्छा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का देखिए एक एग्जाम्पल है. एक कंपनी ने सोचा कि अपने पर शेयर का दाम 10 से घटा के 7.5 कर दे. आई थिंक ये जो ₹2.5 का अनपेड अमाउंट है, इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे. एंड आई थिंक दैट्स इट. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? लास्ट वाला मैंने करवाना था आपको, सो दैट अभी हमारा थ्योरी एस्पेक्ट खत्म हो जाए. और नेक्स्ट लास्ट है कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट करना, यानी समझौते करना. तो लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की जो स्कीम होती है मेंबर्स के बीच में, इसमें केवल एक मेंबर जो है अपने अधिकारों का कॉम्प्रोमाइज करता है या फिर अपने अधिकारों को खत्म करता है. सो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड arrangement is an agreement between the company and its members and outside liability when the company faces financial problem. Such an arrangement therefore also involves sacrifices by the shareholders or creditors or debenture holders or by all of them. तो यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के जो स्कीम है कंपनियों के बीच, मेंबर्स के बीच, जो हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा जो कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे. मैंने फिर से वही चीज को मैं दोहरा रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स इसमें हमारी आधी से ज्यादा जो चीजें हैं वो गुजारिशों पे बेस्ड है. अगर हमारी गुजारिश उन्होंने स्वीकार की, अच्छा कैन यू इमेजिन कि हमने जितने भी तरीके, अभी तक 4 तरीकों को हमने सीखा है, अगर हमारा कोई भी तरीका काम नहीं किया, मतलब चारों तरीके तो गुजारिशों पे बेस्ड है.
अगर गुजारिश एक भी नहीं मानी गई तो क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा कंपनी का? कंपनी बंद हो जाएगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर को समझने से पहले ही आपको जानना है, इट इज अ चैप्टर अबाउट बेगिंग टू योर शेयर होल्डर्स, टू योर इन्वेस्टर्स एंड टू द ट्राइब्यूनल कि ये कंपनी खत्म हो रही है, प्लीज इसको बचा लो। ये वही है। और अगर किसी ने नहीं बचाया तो कंपनी खत्म है। तो यहीं पे लिखा गया है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, नाउ दिस इज ऑल अबाउट त्याग, बलिदान। महाभारत में सबसे त्यागी थे कौन थे बताएं? सबसे त्यागी थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्होंने दोस्ती के आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा महाभारत के बारे में तो ये कर्ण का रोल वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स इन महाभारत। और महाभारत में हम सबसे एक्सपर्ट योद्धा अर्जुन को मानते हैं बिकॉज अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। बट कर्ण तो वो थे जो जिनके अगेंस्ट में थे भगवान श्री कृष्ण, बावजूद उसके वो बहुत नेम, बहुत फेम और उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। जिन्होंने महाभारत को डेप्थ में पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि अर्जुन से हायर पोजीशन पे कर्ण को पूछा जाता है और कर्ण की बातें की जाती है। सो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। और कर्ण के बारे में कहा जाता है कि बहुत त्यागी और बहुत बलिदानी थे। और पूर्ण महाभारत में हम यही देखते हैं कि वो केवल एक ऋण, मतलब एक कर्ज चुकाने के लिए जो दुर्योधन ने उनपे किया था वो बहुत प्यार से नहीं किया था। वो अर्जुन के कंपटीशन में उनको एक राज दे दिए थे, एक एम्पायर दे दिए थे। तो दैट इज वाई कर्ण उनके फेवर्स लौटाने के चक्कर में, उनको पता था वो गलत कर रहे हैं और वो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं बचेंगे, बावजूद इसके उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। तो कर्ण वाज ऑल अबाउट त्याग एंड बलिदान। एंड सिमिलरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो ये चैप्टर है दैट इज द लाइक द कर्ण वाज द आइकॉनिक कैरेक्टर इन महाभारत, वो बहुत महान थे। उसी तरह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कर्ण है, क्योंकि इनका सारा कुछ बेस्ड है कि हमारा शेयर होल्डर कितना त्याग देगा, हमारा शेयर होल्डर कितना बलिदान देगा हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए। अच्छा, कंपनी बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है, मगर जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी बच जाती है। ज्यादातर केसेस में पाया गया है कि कंपनी बच जाती है क्योंकि सीका काम करने लगता है। सीका जो अभी भी मैंने आपको बताया था, द सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेशन एक्ट, सीका जब काम करने लगता है तो सीका भी फिर इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस देता है। तो एनीवेज, तो भाई ये तो बता दिया मैंने कि इट्स ऑल अबाउट त्याग एंड बलिदान। एंड द लास्ट पॉइंट, सरेंडर ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स का समर्पण। तो शेयर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशंस में डिवाइडेड होते हैं, और कुछ लोगों से बोला जाता है कि अपने कुछ शेयर्स सरेंडर कर दो। अगेन त्याग, बलिदान। मैं 100 शेयर्स की शेयर होल्डर थी, कंपनी मेरे पास आई कि प्लीज कुछ शेयर्स सरेंडर कर दो। मैंने बोला क्यों करूं? हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तुम्हारी ही कंपनी है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैंने बोला अरे यार चलो ठीक है, तो मेरे उन 25 शेयर्स का करोगे क्या? तुम नए शेयर होल्डर को दे दोगे? द आंसर इज नो। वो 25 शेयर जो मैंने सैक्रिफाइस किए, ऐसे कुछ और भी शेयर होल्डर्स होंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे करेंगे करेंगे। उन शेयर्स को हम डिबेंचर होल्डर्स को देके अपनी लाइबिलिटीज को घटाएंगे। डिबेंचर होल्डर्स से बोलेंगे थोड़ा सा पैसे कम कर दो और ये शेयर्स ले लो। डिबेंचर होल्डर बोला ये शेयर किधर से आ गया जी तुम्हारे पास? अरे ये हमारे पुराने शेयर होल्डर ने सैक्रिफाइस किया है तुम्हारे लिए, ताकि तुमको भी कुछ रिटर्न में मिल सके अगर हमारी कंपनी बंद होने को लगी तब। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो 100 शेयर होल्ड किया था अभी 75 होल्ड किया और उसके 25 शेयर से हमने डिबेंचर के कुछ प्रपोर्शन को सेट ऑफ करने का प्रयास किया। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सरेंडर ऑफ शेयर। अच्छा देखो, सरेंडर लिखा है ना, कोई क्रिमिनल अगर सरेंडर करता है तो वो अपनी स्वेच्छा से करता है, वॉलंटरली करता है कि हाँ ये मैं हूं, ये मैंने खून किया है और ये मुझे गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो उसी तरह सरेंडर ऑफ शेयर्स भी स्वेच्छा से। अगर मैंने बोला कि मैं क्यों करूं सरेंडर, मैं नहीं कर रही सरेंडर, कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ये पूरा चैप्टर ही रिक्वेस्ट पे, त्याग पे, बलिदान पे, गुजारिशों पे बना हुआ है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स सो दैट द लायबिलिटीज आर रिड्यूस्ड, द अनयूटिलाइज्ड शेयर्स सरेंडर्ड शेयर्स आर देन कैंसल ट्रांसफरिंग टू द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और अगर हमें जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोगों ने शेयर्स को अपने सरेंडर कर दिया, तो फिर ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में
हम उन शेयर्स को कट ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें जरूरत से ज्यादा लोगों ने शेयर सरेंडर कर दिया तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हमारी लाइबिलिटी ही तो कम हुई। जो हम 100 लोगों को दे रहे होते वो बस से कितने लोगों को देंगे, हम 75 लोगों को देंगे। सो दैट हैज ऑल्सो रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ये तो था हमारा ये हमारे सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे एक और वीडियो जाएगा और दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये सेकंड लास्ट लेक्चर था, तो जुड़े रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ। हमारे अगले लेक्चर में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को खत्म करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज और एक वन शॉट भी डालेंगे। So yeah, with that being said, do take very good care of yourselves and I'll see you guys in the last one, which is the next one. Goodbye.